Alright friends, now let's proceed further. It's chapter 6A, that is penalties and adjudication. मेन इसी में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूजन करते हैं. सबसे पहले 15A, penalty for failure to furnish information, return etc. Any person who is required under this act to furnish any document, return or report fails to furnish the same, file any return and furnish any information, books etc. इन सब की पेनल्टी हम बाद में देखते, पहले ऑफेंस देखते हैं. फेलियर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन रिटर्न हो गया, देन फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन और बुक्स, और मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स, फेल्स टू मेंटेन द सेम, देन व्हाट शैल बी द पेनल्टी. तीनों में सेम है, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़, एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ ईच डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़. अगर आप आगे देखोगे नेक्स्ट में भी सेम है, लाइबल टू नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़, एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ फॉर ईच डे, फेलियर कॉन्टिन्यूस, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज़. सेम 15A में, दैट इज नॉट लेस देन 1 लाख, एक्सटेंड टू 1 लाख ईच डे एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज़. ठीक है. देन 15B, एनी पर्सन फेलियर टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद क्लाइंट्स. क्या इसमें भी सेम पनिशमेंट है, नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़, एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर ईच डे, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज़. ये किसके, एनी इंटरमीडियरी रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद क्लाइंट्स फेल्स टू डू द सेम. देन 15C, फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंस, listed company or person intermediary called upon board in writing to redress the grievance fails to, then उसकी भी liability same है, 1 लाख रुपीज़, extend to 1 लाख each day, maximum 1 करोड़ रुपीज़. 15A, B, C देख लिए, तीनों में penalty same है, offense different है. First is penalty to failure to furnish information, returns etc. 15A, failure to enter into agreement with clients 15B, failure to redress investor grievance 15C. Now next 15D, for certain default in case of mutual funds. If any person required by the rules and regulation to obtain a certificate of registration without obtaining the certificate, liable operate करता है without obtaining the certificate, then he shall be punishable by same, not less than 1 lakh rupees, extend to 1 lakh each day, maximum 1 crore rupees. Register with board as collective investment scheme, उसने registration नहीं लिया है, fails to make an application for listing of its scheme. Investment scheme including mutual fund, fails to comply with terms and conditions of certificate of registration. Then collective investment scheme, mutual fund, fail to dispatch unit certificate. पेनल्टी सब में सेम है, बस आपको ऑफेंस याद रखना है कौन से सेक्शन में कौन सा है. कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, फेलियर टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी. देन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, फेल टू इन्वेस्ट मनी collected in the manner. ये सारे एक ही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड के डिफ़ॉल्ट्स हैं. पहले फेलियर टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग इट स्कीम, देन टू डिस्पैच द यूनिट सर्टिफिकेट, देन टू फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी, फेलियर टू इन्वेस्ट इन मनी कलेक्टेड. देन सब में पेनल्टी क्या है, नॉट लेस देन 1 लाख, एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर ईच डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़. 15E, फेलियर टू ऑब्जर्व रूल एंड रेगुलेशन बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी. 15D में हमने पढ़े थे फेलियर किसका था, जो हमारे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स का. ठीक है, इनका डिफ़ॉल्ट हो गया. देन 15E में हमारा डिफ़ॉल्ट किसका है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का. कोई भी रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करते तो इनकी भी सेम पेनल्टी है, नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़, एक्सटेंड टू 1 लाख ईच डे, मैक्सिमम 1 करोड़. 15E हो गया. देन 15EA, ये लेटेस्ट ऐड हुआ है,
that is penalty in default by alternative investment fund, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें भी सेम, इसमें पेनल्टी डिफरेंट है, अगर आप नोट करेंगे। नॉट बी लेस देन 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ईच डे, बट मैक्सिमम चेंज है 1 करोड़ और 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ गेन विच एवर इज हायर। ये हायर या लोअर का भी ध्यान रखना है। 15 EB वेयर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। अब डिफ़ॉल्ट किसका है? इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड रिसर्च एनालिस्ट। अगर इनका डिफ़ॉल्ट है देन पेनल्टी नॉट लेस देन 1 लाख, एक्सटेंड टू 1 लाख ईच डे, मैक्सिमम 1 करोड़। 15F डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, किसी भी टाइप का डिफ़ॉल्ट हो स्टॉक ब्रोकर्स का, देन पेनल्टी सेम, नॉट लेस देन 1 लाख, एक्सटेंड टू 1 करोड़। बट इसमें 1 लाख ईच डे वाला पॉइंट नहीं है। फेलियर टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी, मेक पेमेंट और चार्जेस एंड अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इन एक्सेस ऑफ ब्रोकरेज, ये इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी क्या होगी? नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़, एक्सटेंड टू 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज्ड इन एक्सेस विच एवर इज हायर। ओके, and failure to deliver any security or make payment of the amount due to the investor, then 1 lakh minimum, 1 lakh each day subject to maximum 1 करोड़। 15F में जो मेन है वो है 15F का क्लॉज C, दैट इज एक्सेस ब्रोकरेज अगर चार्ज करता है स्टॉक ब्रोकर देन 1 लाख, बट विच में एक्सटेंड टू द 5 times the amount of brokerage charged in excess whichever is higher. Okay, then insider trading important, 15G, insider who either on his behalf or on behalf of any other person deals in security of body corporate on the basis of any unpublished price sensitive information, communicates unpublished price sensitive information, डील करता है, कम्युनिकेट करता है, काउंसल और प्रोक्योर फॉर एनी अदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इसमें पेनल्टी भी डिफरेंट है, नॉट लेस देन 10 लाख, एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स प्रॉफिट्स मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर। ठीक है, इसके साथ ही हम पढ़ लेते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस 15HA, that is any person indulges in fraudulent or unfair trade practices not less than 5 lakh, extend to 25 crore or 3 times the profits whichever is higher. Okay. 15G insider trading, 15HA unfair trade practices, 15H penalty for non-disclosure of acquisition of shares and takeovers. If any person required to disclose the aggregate of his shareholding and he has not done so, then penalty shall not be less than 10 lakh, extend to 25 crore or 3 times the profits made out of such failure whichever is higher. इसमें और इंसाइडर ट्रेडिंग में सेम पेनल्टी है, 15G, 15H, 15HA हो गया, देन 15HAA पेनल्टी फॉर ऑल्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस ऑफ बोर्ड। अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है कोई पर्सन नोइंगली, देन विदाउट बीइंग ऑथोराइज्ड, जिसकी वजह से उसको नुकसान होता है, देन उसके केस में पेनल्टी कितनी है? नॉट लेस देन 1 लाख, extend to 10 crores or 3 times the amount of profit made whichever is higher. 15HB penalty for contravention where no separate penalty provided, then not less than 1 lakh, extend to 1 crore rupees. इसमें 1 लाख ईच डे वाला फाइन नहीं है। तो पेनल्टीज़ का सेक्शन हमारे यहाँ ख़त्म होता है, इसके बाद एडजुडिकेशन स्टार्ट होती है। तो 15A से 15HA तक हमारी पेनल्टीज़ हैं, इसको हम एक बार दोबारा गो थ्रू करते हैं ताकि हमें याद हो जाए। 15A failure to furnish information, 15B failure to agreement into clients,
15C फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंस, 15D डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो पहले 15A B C तीनों की पेनल्टी कितनी है, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1 करोड़ एंड सब्जेक्ट टू 1 लाख ईच डे टिल द फेलियर कंटिन्यूज। एंड 15D डिफॉल्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, 15E default in case of asset management company, 15EA default in case of alternative investment fund and infrastructure investment and real estate trust। अगर तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है उनके लिए पेनल्टी सेम है, 1 लाख मिनिमम मैक्सिमम 1 करोड़ और 1 लाख ईच डे। लेकिन 15EA में जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ 2021 में, उसमें डिफ़ॉल्ट किसका है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो उस केस में पेनल्टी कितनी है, नॉट लेस देन 1 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ और 3 times द अमाउंट ऑफ गेन विच एवर इज़ हायर। ठीक है। देन 15EB है डिफ़ॉल्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड रिसर्च एनालिस्ट, वही 1 लाख मिनिमम, 1 लाख ईच डे मैक्सिमम 1 करोड़। 15EB इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट स्टिल याद होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट और रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है। देन डिफ़ॉल्ट स्टॉक ब्रोकर्स का F में, जिसमें एक मेन जो है वो है स्टॉक ब्रोकरेज, उसने एक्सेस में चार्ज की है। देन नॉट लेस देन 1 लाख मिनिमम तो सेम है बट एक्सटेंड अप टू 5 times द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। 5 times जो ब्रोकरेज का अमाउंट है वो सिर्फ इसी सेक्शन में है 15F में इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। 15G इनसाइडर ट्रेडिंग रेड विद 15HA जो कि फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात करता है। 15G में इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डील कर रहा है या उसको किसी को कम्युनिकेट कर रहा है या फिर उस किसी और के लिए उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सिक्योरिटीज़ में डील कर रहा है। तो पेनल्टी कितनी होगी, मिनिमम 10 लाख मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 times अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसमें मिनिमम 5 लाख मैक्सिमम 25 करोड़ सब्जेक्ट टू और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज़ हायर। बीच में हमारा सेक्शन आया 15H जो कि है नॉन डिस्क्लोजर और ऑफ एक्विजिशन एंड टेक ओवर्स, उसके लिए पेनल्टी कितनी है, मिनिमम 10 लाख मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट्स। क्या 15H हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस से डील करता है 15HAA दैट कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ करता है, फॉल्स एंट्री, म्यूटिलेट, कंसील, डिस्ट्रॉय, फॉल्सीफाई एनीथिंग, देन उसके लिए पेनल्टी कितनी है, नॉट लेस देन 1 लाख और 10 करोड़ मैक्सिमम और 3 times अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज़ हायर। अब इसमें कंप्यूटर कंटेमिनेंट, कंप्यूटर वायरस और डैमेज की डेफिनेशन वही है जो IT एक्ट 2000 में दी हुई है, आ सकता है, सो पता होना चाहिए। 15HB वेयर नो सेपरेट पेनल्टी हैज़ बीन प्रोवाइडेड, देन मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1 करोड़, 1 डे ईच डे का कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है। 15HB तक हो गए। उसके बाद अब पावर टू एडजुडिकेट है। एडजुडिकेट की पावर किसके पास है, 15I में पावर टू एडजुडिकेट बोर्ड अपॉइंट करेगा एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ टू बी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ये प्रोविजंस थोड़े ध्यान से करने पावर टू एडजुडिकेशन वाले, क्योंकि ये सेम डिपॉजिटरीज एक्ट में भी मिलेंगे और SCRA में भी मिलेंगे हमें। इनके पास पावर होती है टू इम्पोज द पेनल्टी आफ्टर इंक्वायरी। While holding inquiry, he shall have power to summon and enforce attendance of any person, call for and examine the record, opportunity of being heard, जिसके अगेंस्ट पेनल्टी इम्पोज करनी है उसको, पास एन ऑर्डर ऑफ क्वांटम ऑफ पेनल्टी। बट अब जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर 15I में है कि बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया डिवीजन चीफ को नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, होल्ड इंक्वायरी के टाइम समन कर सकता है, डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है एंड अगर सेटिस्फाई होता है देन इम्पोज पेनल्टी। अब बोर्ड जो है, ये जो बोर्ड के पास है पावर कि वो अगर उसको लगता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है वो एरोनियस है और इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं है, देन ही कैन कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड एंड पास एन ऑर्डर इनहेंसिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी।
और provided nothing in this section applicable after expiry of 3 months from the date of order passed by adjudicating officer। मतलब बोर्ड जो है वो जो रिकॉर्ड एग्जामिन करता है वो विद इन 3 months ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर कर सकता है, और डिस्पोजल ऑफ अपील अंडर 15T विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। देन 15J, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम उसमें एग्जाम में भी आया था। वाइल एडजजिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी अंडर 15I और 15I जो हमने अभी पढ़ा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, सेक्शन 11 में भी हमने एडजुडिकेटिंग पावर पढ़ी थी, 11B में भी हमने इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। बोर्ड और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शेल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। डिस्प्रपोर्शनेट गेन, अनफेयर एडवांटेज क्वान्टिफाइबल है अगर वो, अमाउंट ऑफ लॉस, रिजल्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट और रेपिटेटिव नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट की वजह से कोई डिस्प्रपोर्शनेट गेन है, अनफेयर एडवांटेज है, अमाउंट ऑफ लॉस है और नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट रेपिटेटिव। तो ये सब कंसिडरेशन रखेंगे वाइल एडजजिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी। 15JA, द अमाउंट रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टीज क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो पेनल्टीज के थ्रू सम रियलाइज होएगा वो हम क्रेडिट करेंगे कंसोलिडेटेड फंड में, लेकिन हमने पढ़ा था जो अमाउंट डिस्चार्ज होता है वो डिपॉजिट होता है इन्वेस्टर एंड एजुकेशन एंड प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, IEPF। देन 15JB, सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग। बेसिकली इट्स लाइक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो हम करते हैं। अगेंस्ट कौन कर सकता है? पर्सन अगेंस्ट whom proceeding have been initiated or may be initiated in future। एप्लीकेशन फाइल करेगा to the board proposing settlement। The board may, after taking into consideration nature, gravity and impact of default, agree to proposal of on payment of such sum as may be determined by the board। Proceeding shall be determined in accordance with procedure of regulations। No appeal under section 15T against order passed by board under this section। मतलब सेटलमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। जो सेटलमेंट अमाउंट रिसीव करेंगे क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पेनल्टीज़ का अमाउंट भी कंसोलिडेटेड फंड में जा रहा है, सेटलमेंट का अकाउंट भी कंसोलिडेटेड फंड में जा रहा है, बट एक्सक्लूडिंग द डिस्चार्जमेंट अमाउंट एंड लीगल कॉस्ट, जो हमने वहाँ भी पढ़ा था सेक्शन 11 में कि जो अमाउंट डिस्चार्ज होता है वो कहाँ जाता है? IPF में, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ओके। देन चैप्टर 6B। अब चैप्टर 6A था 15A से लेके 15JB तक। नेक्स्ट है चैप्टर 6B, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल से रिलेटेड उसकी इस्टेब्लिशमेंट, जुरिस्डिक्शन, अथॉरिटी, प्रोसीजर। इसमें सबसे पहले हम 15K में पहले तो कोई भी ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश होएगी ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू इस्टेब्लिश करेगी ट्राइब्यूनल। ठीक है। देन इसकी जुरिस्डिक्शन भी वही स्पेसिफाई करेगी। फिर उसके बाद उसकी कॉम्पोजिशन की बैठेगा कौन कौन ट्राइब्यूनल में, वो 15L में दिया हुआ है। कौन कौन होगा? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर्स और टेक्निकल मेंबर्स डिटर्मिन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फंक्शंस, देन सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट होंगे विद 2 or more जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर बेंच में। प्रोवाइडेड हर बेंच पे एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 टेक्निकल मेंबर होगा। ठीक है। देन ये हो गया कॉम्पोजिशन। इसके अलावा हमने यह कि बेंच जो है ऑर्डिनरली सिट एट मुंबई और अदर प्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कंसल्टेशन विद प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ट्रांसफ़र कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर
ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच। क्या अभी ये तो बता दें क्योंकि पोस्ट का नाम क्या होगा, उस पर अपॉइंट करने के लिए उनकी क्वालिफ़िकेशन 15M में है, 15K में इस्टेब्लिश होगी, 15L में उनकी कॉम्पोजिशन होगी, 15M में हमारी क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन फॉर अपॉइंटिंग एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल। सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। इन केस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या क्वालिफिकेशन है? इज प्रेजेंटली और हैज़ बीन इन पास्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 years। एंड जुडिशियल मेंबर के लिए इज और हैज़ बीन हाई कोर्ट जज एटलीस्ट 5 years। टेक्निकल मेंबर इज और हैज़ बीन। इन वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है, इज और एंड हैज़ बीन, हैड, शेल, मे, बिकॉज यही कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इन केस ऑफ टेक्निकल मेंबर इज और हैज़ बीन सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट पोस्ट। मतलब सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी हो मिनिस्ट्री में, is a person of proven ability, integrity and standing, having special knowledge and professional experience not less than 15 years in financial sector, 15MA। Presiding officer and judicial member shall be appointed by central government, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी। ठीक है, जितने भी अपॉइंट होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड जुडिशियल मेंबर वो अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 15MB टेक्निकल मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में एक चेयरपर्सन है और ये मेंबर्स हैं हमारे। मेंबर्स में चेयरपर्सन कौन हो गया? सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मेंबर कौन कौन है? सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट। और जो इकोनॉमिक अफेयर्स कन्वीनर होएगा, इकोनॉमिक अफेयर्स का डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो है वो कन्वीनर होएगा इस कमेटी का। एंड प्रोसीजर जो है वो कमेटी खुद ही डिटर्मिन करेगी अपना। 15MC नो पर्सन इनवैलिड नहीं होएगी इसकी प्रोसीडिंग merely by reason of vacancy। No appointment shall be invalid merely by reason of vacancy or defect in constitution of committee। ठीक है, देन उसके बाद continue to hold office term as applied to such presiding officer। बेसिकली अभी मेन इम्पॉर्टेंट यही था कि 15K में हमने इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, 15L में हमने उसकी कॉम्पोजिशन देखी कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जुडिशियल मेंबर्स और टेक्निकल मेंबर्स होंगे, उनका नंबर जितना मर्जी हो सकता है। बेंचेस में होंगे, बेंच की हर बेंच पे एटलीस्ट एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर ज़रूरी है। देन 15M में जो है क्वालिफ़िकेशन करी हमने। क्वालिफ़िकेशन में तीनों की प्रिसाइडिंग ऑफिसर की है, इज़ और हैज़ बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 years। इन केस ऑफ जुडिशियल मेंबर इज़ और हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। टेक्निकल मेंबर इज़ और हैज़ बीन सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री और पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग और मिनिमम 15 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सेक्टर में।
देन 15 MA में अब अपॉइंटमेंट कौन करेगा, MA में प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर की अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 15MB में टेक्निकल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट भी करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जिसके जिसमें एक चेयरपर्सन होगा और 3 मेंबर्स होंगे, 4 टोटल हो गए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसका चेयरमैन होएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और लीगल अफेयर्स के सेक्रेटरी उसके मेंबर्स होंगे। सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का डिपार्टमेंट जो होएगा वो उसका कन्वीनर होएगा कमेटी का, और मियरली उसकी कोई वैकेंसी या डिफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उसकी वजह से कोई उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड नहीं होएगी, और कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस एज पर द रेगुलेशंस। इसके बाद हमारा टेन्योर है 15N में। टेन्योर इम्पॉर्टेंट है फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही एंटर्स अपॉन ऑफिस एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर, रीअपॉइंटमेंट हो सकती है अनदर मैक्सिमम 5 years के लिए, सबके लिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर का सेम ही है। और प्रोवाइडेड प्रिसाइड इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी है, 70 years। देन 15O में सैलरी टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस की कौन, एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। नीदर सैलरी और शैल बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज। 15A बस इसमें इतना ही था कि एज प्रिस्क्राइब्ड है सैलरी वगैरह। 15P फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसी अगर कोई होती है देन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी another person to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the securities appellate tribunal from the stage at which vacancy is filled. 15PA in the event of vacancy in office of presiding officer by reason of death, resignation, etc., senior most judicial member act as presiding officer until new presiding officer is appointed, okay. Then resignation and renewal 15Q, क्यों हम रिज़ाइन कर रहे हैं, क्यों हम रिमूव करा जा रहा है, वो 15Q में ऐसे याद कर सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर बाय नोटिस इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिज़ाइन कर सकते हैं। बट जब तक उसको परमिशन नहीं मिलती, कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल एक्सपायरी ऑफ 3 months, 3 months का जो बेसिकली नोटिस पीरियड होता है, और अंटिल द हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस व्हिचएवर इज अर्लीस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर इंक्वायरी रिमूव कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव आफ्टर इंक्वायरी ग्राउंड्स, सेम जो हमारे वहाँ थे। Adjudged insolvent, central government may after inquiry made by a judge of Supreme Court remove the presiding officer, technical member who has been adjudged as insolvent, physically or mentally incapable of acting as the for his post, convicted, involves moral turpitude, opinion of central government, abused his position, detrimental to public interest, acquired such financial interest likely to affect prejudicially his office functions, opportunity of hearing is to be given, procedure for investigation, rules for misbehavior or incapacity. 15QA governed by provisions of 184 of that act, Finance Act. जो आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2017 अपॉइंटेड वो गवर्न बाय प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 184 ऑफ दैट एक्ट, अंडर द ऑफिसर एंड मेंबर अपॉइंटेड बिफोर दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है।
Then 15R, orders constituting appellate tribunal to be final and not to invalidate proceedings. सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपॉइंटमेंट करती है क्वेश्चन नहीं किया जाएगा उसको. एंड नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ सिक्योरिटी appellate tribunal shall be called in question in any manner or ground merely of defect in constitution of securities appellate tribunal. Then 15S, इसके ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. बोर्ड जो सेबी हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड हमने पढ़ा था उसमें जो उसके एम्प्लॉइज थे सेक्शन 9 में उसको कौन अपॉइंट करता था? बोर्ड. बट जो सिक्योरिटीज एपलेट ट्राइब्यूनल है उसके एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उनको. 15T ये इम्पॉर्टेंट है. अपील टू सिक्योरिटी एपलेट ट्राइब्यूनल save as otherwise provided in subsection 2, any person aggrieved by order of board on or after, ये important, on or after Amendment Act 1999 or order of adjudicating officer or by Insurance Regulator Development Authority or Pension Fund Regulation Development Authority, that is IRDA, PFRDA, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और बोर्ड के किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट अग्रीव्ड है कोई तो वो प्रेफर करेगा अपील किसको? सिक्योरिटी एपलेट ट्राइब्यूनल को. विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ विच ही इज अग्रीव्ड इज रिसीव्ड बाय हिम. ठीक है. देन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 days भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर सफिशिएंट कॉज हो. ऑन रिसीट ऑफ अपील opportunity of being heard is to be given and the tribunal may pass the order. Tribunal shall send a copy of every order made by to the board, IRDA, PFRDA or as the case may be parties to the appeal and to the concerned adjudicating officer. The appeal filed shall be dealt with as expeditiously as possible and endeavour मतलब कि कोशिश करनी है to dispose of the appeal within 6 months from the receipt of the appeal. Then उसके बाद है procedure and powers of the Securities Appellate Tribunal. इसको भी not bound by procedure laid down by CPC, guided by principles of natural justice. Rules खुद अपने regulations regulate their own procedure. Powers as vested in civil court. The tribunal deemed to be judicial proceeding. Section 193, 228, 196 of Indian Penal Code and deemed civil court. Section 195, Chapter 26 of CRPC. ठीक है. मैं इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कैसे होगा वो कौन डिसाइड करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर. आफ्टर हियरिंग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. केस कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज. अगर 2 members हैं उस पर एंड डिफर इन ओपिनियन दे शैल स्टेट द पॉइंट और पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस. रेफरेंस करेंगे एंड देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर हियर हिमसेल्फ और रेफर टू समवन एल्स एंड ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी जो है वो डिसीजन हो जाएगा ट्राइब्यूनल का. 15V राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन मतलब कौन अपीयर हो सकता है ट्राइब्यूनल के सामने? इन पर्सन, 1 or more चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर टू प्रेजेंट केस बिफोर ट्राइब्यूनल. ठीक है.
अब इसमें डेफिनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट CA एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 में एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, CA कंपनी सेक्रेटरी एक्ट एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स एडवोकेट, वकील, अटर्नी, includes pleader in practice. Yeah. Then limitation, वही the provisions of limitation act shall apply as far to the tribunal. Then उसका presiding officer and उसके members or employees are deemed to be public servant. 15x 15y no civil court to have jurisdiction in matters in which tribunal has the jurisdiction and no injunction shall be granted by the court in such matters. 15z appeal to Supreme Court. Person aggrieved by decision or order of tribunal appeal to Supreme Court within 60 days from the date of communication of decision and further period extend हो सकता है not exceeding 60 days अगर इसमें डिले होता है, provided there is sufficient cause. तो अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्ट. चैप्टर 6A पेनल्टीज इन एडजुडिकेशन एंड चैप्टर 6B एस्टैब्लिशमेंट जुरिसडिक्शन एंड अथॉरिटी एंड प्रोसीजर ऑफ द ट्राइब्यूनल. 15A to 15JB इज द पेनल्टीज एंड इट्स एडजुडिकेशन. देन 15K से 15Z ट्राइब्यूनल की बात होती है. 15A में फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, एंटर एग्रीमेंट विद क्लाइंट्स, रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंस. इनके केस में पेनल्टी मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, सब्जेक्ट टू मिनिमम 1 लाख ईच डे. 15A 15B 15C. देन 15D डिफॉल्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स. 15E डिफॉल्ट बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी. 15EA ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इनके केस में पेनल्टी देन 15D और E में तो वही है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, 1 लाख ईच डे. 15EA में हमने करी थी 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ गेन, ठीक है, मैक्सिमम, बाकी सेम था. 15EB पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट. 15F डिफ़ॉल्ट बाय स्टॉक ब्रोकर्स. इसमें एक हमने करा था एक्सेस ब्रोकरेज अगर चार्ज होती है देन उस केस में कितना है, मिनिमम 1 लाख तो है ही है बट मैक्सिमम अप टू 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज भी जा सकता है. एंड 15G इनसाइडर ट्रेडिंग एंड 15HA साथ में पढ़ा था हमने फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. इनसाइडर ट्रेडिंग में मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़ और इनसाइडर ट्रेडिंग में मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़ सब और 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द गेन विच एवर इज हायर. फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिस में मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़ सब्जेक्ट टू और 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ गेन. एंड 15H नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़ सब्जेक्ट टू और 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ गेन विच एवर इज हायर. ठीक है. Then penalty for alteration in electronic database. 15HAA 15HB where no separate penalty is provided. Then ठीक है, ये हो गए हमारे, ये सीरियल वाइज याद करने पड़ेंगे, 3 के ग्रुप बना लो. 15ABC फर्निश इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट विद क्लाइंट्स, रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंस. ठीक है. अब ये तो HB तक पेनल्टीज होगी. उसके बाद I में पावर टू एडजुडिकेट है जिसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ. 15J फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के. देन 15JA कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पेनल्टीज क्रेडिट होंगी. 15JB सेटलमेंट होगी जिसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती और ये चाहे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है चाहे नहीं हुई है तब हम कर सकते हैं. एप्लीकेशन किसको देते हैं, बोर्ड को. बोर्ड मे और मे नॉट एग्री टू सेटल. देन 6B में ट्राइब्यूनल है. इसकी एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बाय नोटिफिकेशन. इसकी कॉम्पोजिशन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और एज मैनी जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स हैं. उनकी क्वालिफिकेशन 15M में है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स. जुडिशियल मेंबर की है जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स.
टेक्निकल मेंबर के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 3 मेंबर्स होते हैं। देन उसके बाद और उसकी टेक्निकल मेंबर की क्वालिफ़िकेशन में भी मिनिमम 15 ईयर्स का स्पेशल स्किल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड 15N में उनकी टेन्योर है जो कि डिसाइड होती है रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। 15O में हमारा है सैलरी एंड अलाउंसेस होगी, वो भी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। 15P में फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 15Q में रेजिग्नेशन एंड रिमूवल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्राउंड्स हमें दिए हुए वो पढ़ने हैं। देन 15R में ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एपलेट ट्राइब्यूनल टू बी फाइनल और इनवैलिडेट प्रोसीडिंग नहीं होंगी अगर डिफ़ॉल्ट है सिलेक्शन कमेटी के उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन में 15S में स्टाफ है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। 15T में अपील टू सेक्युलर ट्राइब्यूनल है विद इन 45 डेज ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड बाय द एग्रीव। 15U में प्रोसीजर एंड पावर्स हैं। 15V राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव CA CS CWA लीगल प्रैक्टिशनर इन पर्सन और एनी ऑफिसर। 15W में लिमिटेशन अप्लाई होगा इस पे। 15X में प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेंबर स्टाफ to be public servants. 15Y civil court not to have jurisdiction in matters where the tribunal is allowed and shall not grant any injunction. 15Z appeal to Supreme Court within 60 days, further extension of 60 days allowed. Okay, now इसको 2-3 बार इंडेक्स से रिवाइज करेंगे और यहीं पे हाईलाइट कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा।